अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं महेंद्र यादव जी। महेंद्र यादव जी मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान है और इन्होंने मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव और संदीप पांडे जैसी मशहूर हस्तियों के साथ काम करने का इन्हें तजुर्बा हासिल है। आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ने जो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया है वोटर लिस्ट के रिवीजन के सिलसिले में। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है। इसका अपोजिशन पार्टियां जो हैं इसका विरोध कर रही हैं। असल पेचीदगी क्या है और इसके क्या नतीजे बरामद हो सकते हैं आने वाले दिनों में, उससे संबंधित कुछ अहम मुद्दों पर हम बात करेंगे। अ, महेंद्र जी, बिहार लोक संवाद में आपका खैर मकदम है, स्वागत जी, है। धन्यवाद। इलेक्शन कमीशन की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है? कहा जा रहा है कि ये एनआरसी को बैक डोर से लागू किया जा रहा है। 1 महीने में सब कुछ निपटा देने की क्या वजह है? देखिए, हम थोड़ा विस्तार से बताना चाहेंगे कि हम जिस इलाके में काम करते हैं वो कोसी का इलाका है। कोसी कोसी में भी तटबंध के भीतर के लाखों लोग जो रहते हैं, और वहाँ का जो ट्रेंड है कि हर घरों से जो लोग हैं वो अधिकतर पलायन करते हैं, सीजनल पलायन करते हैं। कोई दिल्ली में कुछ समय के लिए, पंजाब के खेतों में जाके वो आदमी धन रोपनी करता है, मंडियों में काम करता है, और जगह जाते हैं, और छोटा छोटा काम 2 महीना 3 महीना के लिए जाते हैं। जैसे अभी धान रोपने के लिए लोग गए हैं, कुछ दिन बाद लौटेंगे, और उसके बाद से फिर जब धान की कटाई होगी, मंडियां चालू होंगी, तो वो हम्म, जाएंगे। हम्म, तो इलेक्शन कमीशन एक ऐसे समय में, जब कोसी में बाढ़ आने वाली है, पानी मानसून आ चुका है, 15 जून मानसून आने का स्टैंडर्ड समय माना जाता है। मानसून आ चुका है, उसकी वर्षा हो रही है, कभी भी पानी बढ़ घट रहा है, बाढ़ आया है। उत्तर बिहार, बिहार का एक बड़ा हिस्सा जो बाढ़ वाला इलाका है, उसी समय जब लोग अपने जीवन को लेके बाढ़ पानी में जद्दोजहद में जुड़ रहे होंगे, उसी समय उसको पुनरीक्षण की जरूरत पड़ी, तो ये उनके नियत या अज्ञानता के उठाता है। क्योंकि जो आदमी पंजाब दिल्ली खेतों में मजदूरी करने गया है या किसी कंपनी में मजदूरी कर रहा है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो इतना जल्दी, एक तो उसका मेट ठेकेदार जो लेके जाता है वो आने नहीं देगा। अगर आने भी दिया तो वो आके इतना जल्दी कोई कागज कैसे इकट्ठा कर पाएगा। जो पहले इलेक्शन कमीशन ने जो पहले जो दिशा निर्देश दिया पुनरीक्षण के लिए, और उसके बाद से परसों जो उसने संशोधन किया, तो इस बात को दर्शाता है कि इलेक्शन कमीशन खुद भी स्पष्ट नहीं है कि वो क्या कराना चाहता है। क्योंकि अगर उसको पहले स्पष्ट था, अगर ये करना था, तो जो कल परसों जो अध्याय जो उसने जो बदलाव किया है कि हम 2003 में जो वेरीफाइड थे, उसके माने उसको हम थी इंक्लूड करेंगे, तो शायद वो पहले ही निकालता। तो इसके इसलिए उसके जो अचानक जो बदलाव आ रहे हैं इतने कम समय में, मानसून के समय में, जो कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन की नियति पर हो सकता है कि किसी अप्रत्यक्ष दबाव में काम कर रहा हो, उस पर एक सवाल उठ रहा है। इससे जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो धार्मिक दृष्टि से ही नहीं कर रहे हैं, हर तरह से जो गरीब हैं, जो कम पढ़े हम्म, लिखे हैं, उन लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वो अपना जो 2003 के बाद वाला भी है, अब मान लीजिए गांव में इंटरनेट बांध के भीतर नहीं चलेगा, पानी में है। हमारे संगठन के मान लीजिए कि जो लोग, मानिए ना, हकीकत है कि जिसके घर कमाऊ आदमी है, जो मतलब जो मेहनत कर सकता है, वो चल जाता है काम करने 2 महीना, और जो बचा है, महिला है, बुजुर्ग है, जो काम करने लायक नहीं है, बच्चा है, उसको लेके लोग हैं, वो कहाँ दौड़ के बीएलओ के यहाँ जाएंगे, फॉर्म निकलवाएंगे, प्रिंट कराएंगे, लेके भरने जाएंगे। भाई, जब उसका ऑलरेडी इलेक्शन में है, कि उसकी सूची में नाम है, तो आप उसको, वो अगर मरा नहीं है तो उसको आपको वेरीफाइड करा लेना चाहिए था बीएलओ से कि हाँ इसमें एथी है। अगर किसी पर डाउट लग रहा था आपको, हर पार्टी के लोग गांव में है, तो उस डाउटफुल का डॉक्यूमेंट मांग लेते कि हाँ ये आदमी बाहरी लग रहा है। कौन ऐसा गांव है जिस सब पार्टी के लोग नहीं है? उनको अगर अप्रत्यक्ष रूप से कोई दबाव है, कोई बाहरी आके घुसपैठिया टाइप का रहता है,
तो बिहार में रहता है, तो उसको उन्हीं के पार्टी के लोग चिन्हित कर देते कि अमुक अमुक आदमी का डॉक्यूमेंट सस्पेक्टेड है। हर पार्टियों के बीएलए होते हैं, हर हर क्षेत्र में। हर पार्टी के लोगों से अब बैठा कर लेते कि ये गांव का वोटर लिस्ट है, आप बता दीजिए आप लोग इसमें कौन कौन डाउटफुल लग रहा है, उसको हम डॉक्यूमेंट मांग ले रहे हैं, बाकी को हम वेरीफाइड करते हैं। तो वो भी तो बात नहीं है कि हम कोई बाहरी को एथी करना है। और जो उससे भी बड़ी घातक बात है कि ये लोग कह रहे हैं कि जो बाहर गया हुआ है उसको जो है एथी कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कोरोना में जब बाहर जो लोग गए थे उनको रहने का जगह नहीं मिला, तो पैदल गाड़ियों में भर के 20 लाख से अधिक का डेटा मेरे पास आरटीआई में आया था कि हम इतने लोग बाहर से बिहार आए जो सरकारी शिविर में रहे और कैंप का जो सहयोग लिए, जिनको सरकारी आपदा विभाग की तरफ से सहायता दिया गया था। 20 लाख लोग जो बाहर से आए, अगर उनका वहां वोटर लिस्ट में नाम होता, उनको रहने की जगह होती, उनकी सारी सुविधाएं होती, तो वो लोग यहाँ नहीं लौट के आते। और वो लौट के आते तो उनको इस तरह से ऐसे नहीं होता। इसलिए ये जो किया गया है, ये एक तरह से मताधिकार से वंचित बहुत सारे लोग रह जाएंगे। ये पूरी कितना हो मतलब अभी सरल किया गया तो भी वंचित लोग रह जाएंगे। और इसमें जो कम पढ़े लिखे गरीब वर्ग के सब जाति धर्म के लोग रहेंगे, जो इस तरह के जो पिछड़ी जातियों के लोग, जो संपन्न लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो हो सकता है कि सब लोग कुछ करा लें, अपने प्रभावशाली लोग करा लें। तो इस तरह से है। अगर उनके वोटर लिस्ट इनवैलिड हैं, आज जिनको आप इनवैलिड कर रहे हैं, उसी वोटर लिस्ट से तो वो लोकसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी को चुने हैं, उसी वोटर लिस्ट से पिछले चुनाव में माननीय बिहार सरकार को चुने थे। तो भाई उस समय आप नहीं कराया, अचानक 1 महीने में मानसून के समय में आई है, तो ये तो बहुत बड़े लोगों को वंचित करने की एक तरह से साजिश लग रही है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। एक नैरेटिव बनाया गया था कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिया हैं उनको यहाँ उनको हटाने के लिए ये सारा एक्सरसाइज किया जा रहा है। लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि नहीं, जो असल गरीब गुरबा है, आम जिनकी संख्या ज़्यादा है, अ, उन्हीं को वंचित किया जा रहा है। हमको याद आ रहा है कि इस सिलसिले में जो फैज़ान मुस्तफ़ा हैं, लॉ के माहिर हैं, उन्होंने एक सवाल उठाया था कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो पहले ही इस सिलसिले में अब अलग-अलग पार्टियों से बात करती। क्या आपको लगता है कि ये सही बात थी? बिल्कुल। अ, सब पार्टियों के साथ बात करती। अगर मान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन को लग रहा है कि घुसपैठिए आए हैं, हुँ, बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, चाहे किसी भी देश के, चाहे नेपाली के लोग रह रहे हैं, चाहे भूटान के लोग रहे, किसी भी देश के रह रहे हैं, एबीसीडी, तो भाई उसका आपको पहले से एक्सरसाइज करना चाहिए। हुँ, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद से एक लंबा गैप मिला था, आप उस समय करते, पहली बात। दूसरी बात कि सभी पार्टियों को विश्वास में लेके करते। तीसरी बात, हर दल के लोग हर बूथ पर हैं, हर जगह हैं, उनके लिस्ट इलेक्शन कमीशन के पास है हुँ। कि किस पार्टी का मतलब बीएलए कौन है। तो उस पार्टी के बीएलओ के साथ वो बैठा के लोकल तय कर सकते थे कि कौन डाउटफुल सिटीजन है। अगर किसी को डाउटफुल सिटीजन लग रहा है तो वो कह देता है कि किसी गांव में है कि नहीं है, किसी बूथ पर है कि नहीं है, वोटर लिस्ट लेके लोग बता देगा। उसमें बीजेपी के भी लोग होंगे, जदयू के लोग भी होंगे, राजद के लोग होंगे, कांग्रेस के, कोई सब थोड़ी उसको बोल देगा। कोई एक पार्टी अगर डाउट कर रही है कि ये डाउटफुल है, तो आप उसका चिन्हित करके जांच करवा लेते। बाकी को क्यों परेशान कर रहे हैं? पूरे देश को क्यों, पूरे बिहार के लोगों को क्यों परेशान कीजिएगा? अगर कहीं 5 आदमी आ गया है, कोई घुसपैठिया आ गया होगा, हम नहीं जानते, लेकिन अगर कहीं आपको शक है तो उसको आप उसको चिन्हित कराइएगा ना। चिन्हित करने का मैकेनिज्म क्या होगा? तो मैकेनिज्म है आपके पास, और भी मैकेनिज्म हो सकते हैं। सबको तंग करने के बजाय आपको और सरल उपाय करना चाहिए था, जो नहीं किया। तो आपको लगता है कि मतलब कि बिहारियों को एक बहुत ही मामूली चीज़ समझ लिया गया कि भाई इन पर जो चाहे जैसे चाहे, कोई मन में कोई बात आई उसको लागू कर दिया जाए? क्या ऐसा लगता मामूली है? समझ नहीं है, मतलब ये तो एक माने भेड़ बकरी की तरह बस इनको रौंद दो, कुछ ऐसा लगा। जैसे कि हमको याद आ रहा है कि फैज़ान मुस्तफ़ा ने ये भी कहा कि भाई इतने 1 महीना में ये तो इस एक्सरसाइज़ होना ही मुश्किल है। अ, आप इससे इत्तेफ़ाक करेंगे? देखिए, जो गाँव में हम लोगों के जो कार्यकर्ता साथी हैं, हम लोगों से लोग लोग लगातार जुड़े हुए हैं, हज़ारों लोग,
वो लोग परेशान होकर जो जागरूक हैं, सबको एक तो पता नहीं है कि ये करना है, आज भी गांव में सबको नहीं पता है। तो उस समय जो फॉर्मेट दिया गया कि ये डॉक्यूमेंट इतने साल का पुराना हो तो माँ बाप का लाना है, इतने से तो माँ बाप में एक का लाना है, अभी उसी की तैयारी चल रही थी, तब तक बाद में आपने बदल दिया दूसरा। तो आप ही का जो प्रॉपर गाइडलाइन है वो अभी नीचे तक नहीं गया है, और उसको लेके पूरी तैयारी नहीं हो पा रही है, तो इतने कम समय में कैसे हो पाएगा? आप हर जगह रोज बदलिएगा तो वो थोड़ी होगा। तो ये बहुत कम समय में जो किया जा रहा है, इससे बहुत लोग वंचित होने का खतरा है। इस पर सवाल AIMIM के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी उठाया। उन्होंने कहा कि पिछला जो वेरिफिकेशन हुआ था वो लोकसभा चुनाव को उसमें 1 साल का टाइम था और विधानसभा के चुनाव को 2 साल का टाइम था। यहाँ तो सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है। तो इसका मतलब है ना कि कोई बहुत ही तार्किक ढंग से इस काम को नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, हम मान रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बिना तैयारी के, बिना स्पष्टता के गाइडलाइन जारी कर रहा है। अगर स्पष्टता होगी तो गाइडलाइन के एक हफ्ता में बदलने के अपने निर्णय को कोई अथी नहीं था, हम्म। और उसका कोई आधार नहीं बनता था। इसलिए खुद इलेक्शन कमीशन में कंफ्यूजन है या अप्रत्यक्ष दबाव है, वो तो वही बता सकता है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि इलेक्शन कमीशन या सरकार पर कोई ख़ास सवाल नहीं उठा रही है, वो ये कहती है कि भाई सिर्फ दिक्कत जो है अपोजिशन पार्टी हुई को क्यों है, भाजपा को क्यों नहीं है। वो तो सवाल नहीं उठा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया का ये सवाल जो है, ये पार्टियों के बजाय जाके गांव के लोगों से करना चाहिए, और किसी भी एक गांव में खास करके किसी मोहल्ला में जाके लोगों से बात करते, और सब पार्टी के लोगों से बात करते कि इससे उनको तकलीफ है कि नहीं। हमको तो जदयू के लोग अपनी परेशानी बताए, बीजेपी से जुड़े हुए लोग भी बताए कि हाँ, हमारे घर का आदमी गया है दिल्ली पंजाब कमाने, कैसे कागज जुटाएंगे। गांव में जो बता रहे हैं, उनके नेता भले ना बोले, ऊपर के नेता ना बोले, लेकिन उनके अंदर के कार्यकर्ता जो है वो परेशान है, जो ईमानदारी से कागज दिखाने वाला है, और जिसका पावर होता है उसके पक्ष में कहीं फेवर का उनको अंदाजा हो कि हमारे बीएलओ हमारे पक्ष में फेवर कर देंगे, हमारे जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता है। लेकिन जब कागज का जब हेर फेर होने लगेगा तो वो तो भगवान मालिक है इस देश का। लेकिन हम तो ये मान रहे हैं कि मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को कौन उठा रहा है सवाल, उसके बजाय जो लोग पीड़ित हैं उन सभी पार्टी के लोगों से, जो ग्राउंड में है, जो बाहर जिसके घर के लोग गए हैं, उन लोगों से बात करके निरपेक्ष लिखना चाहिए। हम उसको कोई सवाल कटघरा में नहीं खड़ा कर रहे हैं। तब उसको समझ में आएगा कि बीजेपी के गांव में जो उनके समर्थक लोग हैं, वोटर लोग हैं, उनको भी परेशानी होगी कि नहीं होगी, जदयू के वोटर को होगी कि नहीं होगी, और लोगों को भी हो रही है कि नहीं, सबको हो रही है कि नहीं हो रही। तब वो ज्यादा मतलब तर्कसंगत लिख सकते थे। जैसे कि आपने बताया कि बाढ़ का मौका है, बाढ़ का सीज़न है। जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उन पर सबसे ज़्यादा मतलब वोटर लिस्ट से नाम कटने का खतरा है। खतरा है, एकदम खतरा है। है ना? जी। और एक तबका वो हुआ, दूसरा तबका वो है जो कम पढ़ा लिखा है, गरीब है, बाहर मजदूर है, कमाने गया है। बाहर कमाने गया है। तो ये कुछ आबादियां ऐसी हैं जो इस नोटिफिकेशन से वो प्रभावित हो सकती हैं। और ये भी समझा जा रहा है कि जैसा कि जातीय जनगणना से एक तस्वीर सामने आई कि पिछड़ों की आबादी इतनी है, गरीबों की इतनी आबादी है, इतने जातीय लोग हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि जो आरजेडी या इंडिया इत्तेहाद के जो लोग हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रहे हैं, उसकी भी एक वजह है कि उनको लगता है कि उनका वोट बैंक जो है वो प्रभावित हो सकता है। देखिए, कोई भी नियम आदेश आता है, अगर वो जनपक्षी नहीं है तो पक्ष विपक्ष इसीलिए होता है कि विपक्ष खुल के बोलता है, पक्ष के लोगों को मजबूरी होती है कि उसके साथ वो लोग लगते हैं, कई बार वो बोलना चाहते हैं तो भी नहीं बोल पाते हैं। तो अब उनकी क्या मंशा है वो जाने, हम उसके बारे में, हमारा उतना संबंध नहीं है कि किसी पक्ष के बड़े नेता ने हमको कोई बताया हो, तो ये हम नहीं बता पाएंगे। तो ये बात स्पष्ट है कि सबको परेशानी है, और विपक्ष के लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो विपक्ष के खाली वोटर नहीं परेशान होंगे, पक्ष के वोटर भी परेशान होंगे। अगर ईमानदारी से काम होगा तो, ईमानदारी से अगर ये सर्वे होगा, पुनरीक्षण, तो उसमें हर पार्टी के लोग अथी करेंगे, और दलित पिछड़े अनुसूचित जाति के जो अति पिछड़े पिछड़े की जो जो आबादी है, वो सब लोगों में से सबके वोटर हैं।
अभी तो सोशल इंजीनियरिंग की बात होती है, सब हम्म, जातियों के सम्मेलन होते हैं, अभी होड़ लगी हुई है पटना में। हम्म, हर कौन नेता, किस दल का नेता कितनी जाति के लोगों के साथ सम्मेलन करता है। हम्म, तो जिस जाति का सम्मेलन करता है, सब जाति के लोगों में बाहर, क्योंकि अपने यहाँ अगर बाहर लोग कमा के न आए पलायन करके, तो यहाँ की आर्थिक स्थिति और चरमरा जाएगी। तो उसी पर डिपेंड है, एक बड़ी आमदनी बिहार की पलायन से आने वाला पैसा है, जिससे उनका घर चल रहा है, आजीविका चल रही है। तो उस बड़े आबादी को आप क्यों वंचित कीजिएगा? वो आदमी तो यहाँ से जाके ट्रेन में लद के किसी तरह से कमा के ला रहा है, अपना घर परिवार चला रहा है। आपके तमाम योजनाओं के बाद भी आप उसको एक सम्मानजनक सुविधा नहीं दे पाए, एक सम्मानजनक और एक मतलब एक लोक कल्याणकारी राज्य में जो अवधारणा है इस स्टेट की, और उसमें जो है एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए उसको गरिमापूर्ण रोजगार का साधन नहीं दे पाए, जिससे वो जलालत भरी जीवन जीता है और जाके माइग्रेट करके एथी करता है, उसका आप काट दीजिएगा ना, फिर वो कैसे बाद में जुड़वा पाएगा और किसी स्कीम के लिए लाभुक भी नहीं बचेगा। तो ये एक उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये आपने जो कहा कि किसी स्कीम के लिए लाभुक भी नहीं हो पाएगा, ये बात तो तेजस्वी भी कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी आबादी जो होगी वो अगर उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो वो राशन से और स्कॉलरशिप से या पेंशन से महरूम हो जाएगा। तो ये वाकई है, हाँ, इसकी वजह। जैसे जैसे मान लीजिए कि आपका राशन वोटर लिस्ट से नाम कट गया, हम्म, आगे रोज तो नियम ऐसे ही ना बदलता है कि आप वोटर लिस्ट में है ही नहीं है, वहां के वोटर ही नहीं है, तो आप कैसे किसी के लिए एलिजिबल होंगे? कल आदेश निकलेगा तो वो आदमी उसका छट जाएगा। तो ये नहीं करना चाहिए। हम इस बात को भी मानते हैं कि मान लीजिए कि किसी आदमी का दो जगह नाम ना हो, इसलिए भी अगर इलेक्शन कमीशन अगर जांच करवा रहा है, तो उसके और भी तरीके हो सकते हैं। उन तरीकों पर उसने काम नहीं किया। हम्म, और तरीके हो सकते हैं कि डबल कहीं दूसरे स्टेट में गया है, वहां वो अपना ट्रांसफर करा लिया होगा। ऐसा और तरीकों को, उसको विकल्प को तलाशना था, जो नहीं करके सीधे इस तरह से करना, मतलब वो बहुत सारे लोगों को वंचित करना है। अगर इस बार बड़ी संख्या में अगर लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा तो आगे आने वाले वर्षों के लिए भी तो वो जो उनकी नागरिकता एक तरह से संदेह में रहेगी। बिल्कुल रहेगी। भाई जिसका नाम कट गया वहां नहीं जुड़ा, आप मान लीजिए यहाँ उसका नाम काट रहे हैं, तो इसका क्या गारंटी है कि वहां जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? हम्म, अगर नहीं जुड़ा है तो आप अपने देश के नागरिकों को संवैधानिक तरीके से वोटर राइट से वंचित कर रहे हैं। मतलब ये आप संवैधानिक तरीके से आप आदेश निकाले हैं। हम्म, ये ये जो है, ये चुनी हुई सरकार और एक निरपेक्ष चुनाव आयोग के लिए एक बड़े शर्मनाक बात होगी कि हम उसी के आदेश से इसी देश के नागरिक जो मजदूरी करने, जो हम उनको सुविधा नहीं दे पाए, दूसरे जगह काम करने अगर वंचित हो रहे हैं, तो एक तो उनके लिए बहुत दुर्भाग्य। आप खोज खोज के पुनरीक्षण में नाम जोड़ने गए थे, हम्म। और नाम जोड़ने के बजाय आप जो है बहुत लोगों को वंचित कर दिए, तो ये तो मतलब हास्यास्पद स्थिति हो मतलब जाएगा कि और बहुत बड़ा, मतलब उनके राइट से वंचित करना एक तरह से संविधान विरोधी हो जाएगा। सरकार अपने ही नागरिक को उनकी नागरिकता से वंचित कर रही है, हाँ, सीधा सा मतलब तो यही है। उनके अधिकार से वोटिंग का राइट तो बहुत बड़ा राइट है, उससे हम्म। वंचित करना। तो एक तरह से जो कहा जा रहा था कि ये एनआरसी लागू किया जा रहा है, उसका पहला स्टेज अब लगता है, ये पहले कहा जा रहा था कि एनपीआर जो है वो पहला स्टेज है, उसके बाद एनआरसी है, लेकिन लगता है कि पहले ये वोटर पुनरीक्षण ही अब पहला स्टेज हो जाएगा। इसके बारे में हम कोई मतलब ठोस अभी अध्ययन नहीं किए हैं, तो उस पे हम अच्छा, स्पष्ट नहीं बोलने की स्थिति में। आप आंदोलन से जुड़ रहे हैं, उसके नतीजे से भी जुड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन आने वाले दिनों में अपने इस नोटिफिकेशन को, इस फैसले को में कुछ बदलाव कर सकता है, कुछ जन कल्याणकारी बना सकता है? मैं तो भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को सद्बुद्धि दे कि वो सही निर्णय ले। तो यही कल्पना कर सकते हैं। हम लोग उनसे भी पत्र भी भिजवा रहे हैं लोगों को जिनको दिक्कत है, कि इलेक्शन कमीशन विचार करे और अपना निर्णय बदले। हो सकता है बदल ले। क्या ये कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाने का एक ऑप्शन है? कोर्ट में बहुत लोग जाएंगे, जाहिर सी बात है जाएंगे। तो चलिए, ये थे महेंद्र यादव जी, जिन्होंने बहुत ही सीधी सी बात ये कही कि सरकार और इलेक्शन कमीशन खुद अपने ही करोड़ों नागरिकों
की नागरिकता के साथ खेल रहा है और ये बहुत ही गंभीर बात है और ये संविधान के खिलाफ है। और जैसा कि इन्होंने खुद कहा कि भगवान अल्लाह इलेक्शन कमीशन को सद्बुद्धि दे। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन आने वाले दिनों में कुछ ऐसे फैसले करेगा जो यहाँ के नागरिकों के लिए, यहाँ के वोटरों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और उन्हें आसानी फराहम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।